नमस्कार दोस्तों, श्री द्रोणाचार्य ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आर.एस. मैरिया आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कला और संस्कृति का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर। आप चाहे आर.एस. की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या और कोई भी एग्जाम्स की जो भी हमारे अधीनस्थ बोर्ड वगैरह लेते हैं, उन सभी के अंदर अगर राजस्थान का जीके आता है तो उसमें से जो हमारी भाषा और साहित्य एक राजस्थान का ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। तो आज हम एक ये बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान की भाषा, बोलियां और उनके साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, जो हर एग्जाम में आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन देने वाला है। तो दोस्तों हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम देखते हैं कई जगह पर, आपने जैसे ही अपन कोई पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा होता है संवैधानिक भाषा। एक शब्द लिखा होता है संवैधानिक भाषा। इस संवैधानिक भाषा का मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, कौन सी ऐसी भाषा है जिसको संवैधानिक भाषा कहा गया है, ये चीज हमारे जहन में आनी चाहिए। तो देखिए, अगर अपन संवैधानिक भाषा की बात करते हैं तो हमारा सीधा सा इसका आशय ये होता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इस संविधान में हमारे संविधान वेदाओं ने यह तय किया था कि जो भाषाएं हमारी अनुसूची 8 के अंदर शामिल की जाएंगी, इस अनुसूची 8 में शामिल सभी भाषाओं को संवैधानिक भाषा माना जाएगा। कहने का मतलब सीधी सी बात यह हो गई कि अनुसूची 8 में शामिल सभी भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो हम यहाँ पर अभी ये बात करेंगे कि वर्तमान में कितनी ऐसी भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो माय डियर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारा मूल संविधान लागू होता है तो मूल संविधान का मतलब यहाँ 26 जनवरी 1950 से है। इस दिन अगर हम संविधान को देखते हैं तो 14 भाषाओं को हमने अनुसूची 8 के अंदर शामिल किया, यानी कि प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं अनुसूची 8 के अंदर शामिल थी। इनको हम मान्यता प्राप्त भाषा या यूं कहें कि एक संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया था। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 22। तो अभी हमारे पूरे भारत के अंदर 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। लेकिन बदकिस्मती से हम ये कह सकते हैं कि हमारी राजस्थानी भाषा को अभी अनुसूची 8 के अंदर शामिल नहीं किया गया है, इसलिए ये एक संवैधानिक भाषा न होकर एक असंवैधानिक भाषा है। तो दूसरा कंटेंट जो हमारे जहन में आना चाहिए उसके बाद में यह आएगा कि असंवैधानिक भाषा कौन सी है, असंवैधानिक भाषा कौन सी है। तो देखिए, असंवैधानिक भाषा सीधा सा इसका मतलब यह हो जाएगा कि कोई भी भाषा जिसको अनुसूची 8 में शामिल नहीं किया गया है, अनुसूची 8 में शामिल नहीं किया गया है, वो सभी भाषाएं असंवैधानिक भाषा कहलाती हैं। जैसे हम पूरे भारत की बात करें, हमारा अनेकता में एकता का देश भारत, इसमें हजारों बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उन हजारों भाषाओं में से मात्र 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको हमारे संविधान वेताओं ने संविधान के अंदर शामिल किया है, बाकी भाषाओं को नहीं किया है। जैसे हमारी राजस्थानी भाषा, राजस्थान की मातृभाषा तो है, लेकिन हमने कभी भी राजस्थानी को अभी तक अनुसूची 8 के अंदर शामिल नहीं किया, इसलिए हम सीधा सा यूं कह सकते हैं कि राजस्थानी, जो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, राजस्थानी एक असंवैधानिक भाषा है। राजस्थानी को एक असंवैधानिक भाषा माना गया है, अभी तक इसको संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। एक चीज तो देखो ये होती है। दूसरी दोस्तों, हम यहां पर आगे पढ़ना चाहेंगे कि एक होती है राजभाषा, एक टर्म्स आता है एग्जाम में राजभाषा, और दूसरा टर्म्स आता है मातृभाषा। तो यहां पर इस राजभाषा का क्या मतलब है और मातृभाषा का क्या मतलब है, इनके बारे में देखो अपन पढ़ने वाले हैं। अगर हम राजभाषा की बात करते हैं तो सीधा सा हमारे जहन में एक ही बात आ गई, जो राज कार्य की भाषा है, राज कार्य की भाषा, यानी कि जिस भाषा में सरकारी कार्य किए जाते हैं, जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाता है, वो सारी राजकीय भाषा कहलाती है, वो राजभाषा कहलाती है। और दोस्तों, आपको मालूम होगा हमने अनुसूची 8 जो अनुच्छेद 243 है,
इस अनुच्छेद 243 के अनुसार जो हिंदी है, इस हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यानी कि हमारे जो ऑफिस वगैरह हैं, इनमें हिंदी को कामकाज की भाषा माना गया है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही कामकाज की भाषा है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम हिंदी को और अंग्रेजी को दोनों को ही कामकाज की भाषा के रूप में काम में ले सकते हैं। अभी हम धीरे धीरे ऐसा प्रचलन में हो रहा है कि अंग्रेजी के स्थान पर हम हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग करने जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे पहले हमारी मेडिकल जो भी एजुकेशन होती थी वो इंग्लिश में ही हुआ करती थी, आजकल वो भी हिंदी में होने लग गई है। इंजीनियरिंग एजुकेशन भी होने लग गई है। इवन जो कोर्ट वगैरह, जो कोर्ट हमारे न्यायालय हैं, वहां पर भी अब हिंदी को भाषा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। यानी कि वहां का कामकाज भी अब हिंदी में किया जाने लगा है। जबकि मूल रूप से इन सभी जगह पर ब्रिटिश काल से ही अंग्रेजी के अंदर ही संवाद हुआ करता था। तो ये अब राजकीय जो भाषा है, राजकार्य की भाषा है, वो आर्टिकल 243 के अनुसार हिंदी को माना गया है और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी हमारी राजकीय भाषा में शामिल है। दूसरी देखिए, मातृभाषा की बात करेंगे। मातृभाषा का मतलब होता है ऐसी भाषा जो किसी स्थान विशेष के ऊपर बोली जाती है। कई वर्षों से वहां पर रहने वाले लोग जो सैकड़ों हजारों वर्षों से किसी स्थान पर रह रहे हैं और उस स्थान के लोग जो भाषा बोलते हैं वो उनकी मातृभाषा कहलाती है। तो मातृभाषा का मतलब होता है स्थान विशेष की भाषा। स्थान जो विशेष है, स्थान विशेष की भाषा को ही हम मातृभाषा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे राजस्थान के संदर्भ में। मैं ये कहूं कि जो राजस्थान है हमारा राज्य, इस राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हमारे राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? अगर ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ बोली तो राजस्थानी जाती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अभी राजस्थानी को अनुसूची 8 में शामिल किया ही नहीं गया है। हाँ, ये अलग बात है कि जो भारतीय जो भाषा साहित्य अकादमी है, इन्होंने हमारी राजस्थानी को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन अभी भी इसको भाषा का दर्जा यानी कि एक मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो राजस्थान की राजभाषा राजस्थानी नहीं हो सकती। अभी हमने राजभाषा के रूप में जो अपना रखा है वो अपना रखा है हिंदी को। अभी हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी ही हमारी राजभाषा है। हिंदी ही हमारी राजस्थान में जो भी ऑफिशियल वर्किंग होती है वो सारी हिंदी के अंदर ही होती है। तो कुछ बातें हम अभी हिंदी के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे हिंदी के बारे में आ जाएगा कि हमारे जो हिंदी की अगर अपन बात करते हैं तो हिंदी में आपको जैसे बोला जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि सिंपल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भाई इसमें कोई विषय नहीं है, यानी हिंदी दिवस का मतलब भारत के अंदर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा विश्व हिंदी दिवस ये हमेशा 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये जब मनाया जाता है हमारे यहाँ पर 10 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि हिंदी दिवस की बात करेंगे, ये सब लोग जानते हैं ये 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये दो तिथियां आपको याद रखनी है, 10 जनवरी और 14 सितंबर। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 जो सितंबर है इस तिथि को हिंदी दिवस, भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक कंटेंट हमें और यहाँ पर याद करना है कि हिंदी जो हमारे यहाँ पर लिखी जाती है ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए संविधान के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो संविधान में साफ साफ ये कहा गया है कि हमारी जो हिंदी है ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाएगी। तो हिंदी में हमने देवनागरी लिपि को स्वीकार किया है कि जो हिंदी लिखी जाएगी ये देवनागरी लिपि के अंदर ही लिखी जाएगी। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे संविधान तैयार कर रहे थे तब ये भी चर्चा चल रही थी कि रोमन भाषा को, जो रोमन लिपि है, इस रोमन लिपि को हिंदी की लिपि माना जाए, लेकिन हमने रोमन लिपि को स्वीकार न करके हमने यहाँ पर जो स्वीकार किया है वो देवनागरी लिपि को ही स्वीकार किया है।
ये तो है हमारी हिंदी के बारे में। दूसरा कंटेंट अब जो हमारे यहाँ पर आता है, ये आता है कि भाई राजस्थान जो है, इस राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है। तो देखिए, राजस्थान की मातृभाषा के रूप में अगर अपन बात करते हैं, तो राजस्थान की मातृभाषा जो माना गया है, ये मातृभाषा माना गया है राजस्थानी को ही। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी को ही माना गया है। राजस्थानी ही हमारी मातृभाषा, हमारी जो मूल हमारी पूर्वजों की भाषा है। हम यहाँ पर जो रहते हैं उन लोगों का अगर रण कण कण के अंदर कोई भाषा, हमारी रोम रोम के अंदर कोई बसी हुई है तो वह हमारी राजस्थानी भाषा जो हमारी मातृभाषा है। अब बात ये आती है कि जो राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा को कौन सी लिपि के अंदर लिखा जाता है। एक क्वेश्चन तो देखो हमारे यहाँ से ये बन जाता है कि राजस्थानी को कौन सी लिपि के अंदर लिखेंगे। तो देखिए, राजस्थानी की अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान रखना, राजस्थानी को जो लिपि है, ये लिपि है मुड़िया लिपि। मुड़िया लिपि, मुड़िया लिपि के अंदर ही राजस्थानी लिखी जाती है, जो लिखी जा रही है ये मुड़िया लिपि में। इसी मुड़िया लिपि को हम बनियावटी लिपि भी बोल देते हैं। इसी का एक दूसरा नाम और हो जाता है, और वो नाम है बनियावटी लिपि। इसी का एक और नाम है, हम इसको महाजनी लिपि भी कहते हैं। यानी आप इसको मुड़िया लिपि भी कह सकते हैं, आप इसे बनियावटी लिपि भी कह सकते हैं, और आप इसे महाजनी लिपि भी कह सकते हैं। बात एक ही है। ये तो हमारी राजस्थानी की लिपि की बात आती। लिपि के बाद में यहाँ से एक और क्वेश्चन हमारे लिए बनता है। वो क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाएंगे। राजस्थानी भाषा दिवस, जिस प्रकार से हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थानी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। और राजस्थानी जो भाषा दिवस मनाया जाता है, ये माय डियर आपको मालूम होना चाहिए 21 फेब 21 फरवरी को 21 फरवरी को हम राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है हमेशा 21 फरवरी को। और एक चीज मैं और बता दूं, यही जो 21 फरवरी है, इसी को हम अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस भी मनाते हैं। इसी दिन हमारे यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस भी मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए माय डियर, ये भी 21 फेब को ही है। और राजस्थानी भाषा दिवस है, ये भी 21 फेब को ही है। 21 फरवरी को ही राजस्थानी भाषा दिवस और 21 फरवरी को ही अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये तो कुछ बातें जो हमने की है, ये हमारी मातृभाषा, राजभाषा, संवैधानिक भाषा और असंवैधानिक भाषा के रूप में बातें की हैं। अब हम बात करेंगे हमारी राजस्थानी भाषा का जो मूल टॉपिक है, कि जो हमारी राजस्थानी भाषा है, इसके लिए कौन कौन से शब्द काम में लिए गए हैं, इसकी कुछ शब्दावली है। और एक दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है एग्जाम में, तो इसकी दो एक शब्दावलियां हैं, उनको भी हम तैयार करने वाले हैं। देखिए, इनमें जैसे पहला तो आता है मरुभाषा। मरुभाषा पहला कंटेंट है मरुभाषा। पहली चीज आपको दिमाग में आनी चाहिए, मरुभाषा। हमारे राजस्थान की भाषा को आप कई जगह पर देखोगे, इसे मरुभाषा के रूप में भी बोला जाता है, हम इसे मरुभाषा भी कहते हैं। अब बात यह आती है कि पहली बार हमारी भाषा के लिए ये मरु शब्द किसने काम में लिया था। तो दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं तो जहन में एक बात आती है, एक विद्वान जिसका नाम था उद्योतन सूरी। नाम आपने सुना होगा, उद्योतन सूरी। और मैं आपको बताऊं, ये उद्योतन सूरी वत्सराज के दरबारी थे। वत्सराज जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, गुर्जर प्रतिहार शासक थे, इस वत्सराज के दरबार में उद्योतन सूरी रहा करते थे। इन उद्योतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा, और इस ग्रंथ का जो नाम था, ये नाम था कुवल्यमाला। इन्होंने
जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम था दोस्तों कोल्यमाला। इन्होंने जो कोल्यमाला ग्रंथ लिखा, इस कोल्यमाला ग्रंथ में इन्होंने 18 भाषाओं का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ का जब अध्ययन करते हैं तो इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कोल्यमाला में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो माय डियर, आपको पता होना चाहिए कि 18 भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। इन 18 में से उन्होंने एक मरु भाषा का भी उल्लेख किया है, यानी मरु जो भाषा है, मरु भाषा को भी शामिल किया है। भाषा के रूप में इन्होंने मरु भाषा को भी शामिल किया है। ये क्या करता है, जो मरु भाषा है इस मरु भाषा को भी भाषा के रूप में शामिल करता है। और यही प्रथम वृत्तांत है जब हमें मरु भाषा शब्द का उल्लेख हमारी बोली के लिए मिलता है, हमारी भाषा के लिए मिलता है। राजस्थानी भाषा की अपन बात करते हैं तो जो हमारी भाषा है उसको पहले मरु भाषा भी कहा जाता था। और मरु भाषा शब्द अगर दिया है तो ये दिया सबसे पहले उद्योतन सूर्य ने। वैसे मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप थोड़े से अगर धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, रामायण महाभारत की बात करते हैं, तो हमारे जो वाल्मीकि जी थे, महर्षि वाल्मीकि जी, तो इन वाल्मीकि जी ने भी हमारे इस प्रदेश के लिए मरु प्रदेश और यहाँ की भाषा के लिए मरु भाषा शब्द का प्रयोग किया था। तो अगर अपन ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, पौराणिक काल की बात करेंगे, तो उसमें तो हमारा वाल्मीकि जी आएंगे। महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना की है। और वर्तमान संदर्भ की अगर बात करते हैं, ऐतिहासिक अगर पीरियड की उसको एरा की बात करेंगे, हिस्टोरिकल एरा की बात करेंगे, तब इसमें उद्योतन सूर्य आएगा कि उनका ग्रंथ है कोल्यमाला। और इस ग्रंथ में कुल 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इन 18 भाषाओं में से एक भाषा मरु भाषा भी शामिल है। दूसरा, एक और शब्द हमारी भाषा के लिए काम में लिया जाता है, और भाषा के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी ये शब्द काम में लिया जाता है। आप राजस्थान से कहीं भी बाहर जाइए, आपको मारवाड़ी कहा जाएगा। चाहे आप यहाँ पर जयपुर के हो, जोधपुर के हो, बीकानेर के हो, कोटा के हो। अगर आप जैसे कलकत्ता, आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां पर अपनी आइडेंटिटी जो है ये एक मारवाड़ी के रूप में ही है। हमें मारवाड़ी के रूप में ही पहचाना जाता है, हमें मारवाड़ी ही जाना जाता है। तो यहाँ पर हम इसी की चर्चा करने वाले हैं, मारवाड़ी की। तो देखिए दोस्तों, मारवाड़ी शब्द का प्रथम उल्लेख कौन करता है, इसका जो उल्लेख है ये हमें कहाँ पर मिलता है। तो इसके उल्लेख की अगर अपन बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मारवाड़ी का उल्लेख करने वाला पहला जो विद्वान है ये थे अबुल फजल। आप सब लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जो ये अबुल फजल थे, ये अबुल फजल अकबर के नवरत्न थे। अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, नवरत्नों में शामिल, नवरत्नों में शामिल, अकबर के नवरत्नों में शामिल एक। तो दूसरा, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा और तुम सभी जानते होंगे उस ग्रंथ का नाम अकबरनामा। ग्रंथ का नाम था अकबरनामा। और अकबरनामा का ही जो तीसरा भाग है, जिसको तीसरा जिल्द भी अपन कहेंगे, ये तीसरा जिल्द ही आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो अबुल फजल ने इस आईने अकबरी में, इस ग्रंथ में इन्होंने मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया। यानी कि मारवाड़ी शब्द का प्रयोग पहली बार हमारी भाषा के लिए, हमारी बोली के लिए करने वाले विद्वान थे, वो थे अबुल फजल अकबर के दरबारी। उन्होंने आईने अकबरी में हमारी भाषा के लिए, राजपूतों की भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे दोस्तों दूसरा संदर्भ और अगर हम देखते हैं इसी के संदर्भ में कि मारवाड़ी शब्द का प्रयोग और किसने किया है,
तो एक और हमारे विद्वान हुए हैं और तुम सब लोग जानते होंगे, उनका नाम है कवि कुशलाभ। उनको हम कवि कुशलाभ के नाम से जानते हैं। कवि कुशलाभ, इन्होंने कवि कुशलाभ ने क्या किया है, इन्होंने भी मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया है और इनका एक ग्रंथ था, इनका एक ग्रंथ, एक रचना इन्होंने लिखी, एक ग्रंथ इन्होंने लिखा और तुम सब जानते हो उस ग्रंथ का नाम था पिंगल शिरोमणि। तो पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि नामक जो ग्रंथ था, इस ग्रंथ में, पिंगल शिरोमणि नामक जो ग्रंथ था, इस ग्रंथ में कवि कुशलाभ ने भी हमारी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया। ये तो था दोस्तों मारवाड़ी के लिए। फिर देखो, हमारी भाषा है, उसके लिए जो शब्द आज काम में लिया जा रहा है और तुम सभी जानते हो, राजस्थानी, यानी मूल राजस्थानी जो शब्द है, ये राजस्थानी शब्द किसने काम में लिया था? हमारी भाषा को राजस्थानी भाषा किसने कहा? अगर हमारी भाषा को राजस्थानी भाषा किसने कहा, इनकी अगर अपन को चर्चा करनी है तो ये नाम है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने हमारी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। इसने 1907-8 में एक ग्रंथ लिखा और उसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, इस पुस्तक में इन्होंने पहली बार हमारी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। इसने कहा कि रजवाड़ों का देश, राजपूतों का देश, ये राजस्थान जो है, यहाँ की जो बोली है ये राजस्थानी बोली है। तो रजवाड़ों के देश की जो बोली है उसको उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के अंदर राजस्थानी बोली का नाम दिया। और एक बात आपको मैं और बता दूं कि यही वो बंदे थे जिन्होंने 1912 के अंदर 1912 में हमारी जो राजस्थानी बोलियां हैं या राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी जो बोलियां हैं, इन राजस्थानी भाषा और राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इनका वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाला पहला विद्वान भी यही है। प्रस्तुत किया ये प्रस्तुत करने वाले भी दोस्तों ये हमारे जॉर्ज अब्राहम गियर्सन साहब भी हैं। हमें उनका ऋणी रहना चाहिए कि इन्होंने हमारी भाषा को हमारा ही नाम दिया, राजस्थानी नाम दिया। कभी क्या बोल रहे थे, कभी क्या बोल रहे थे, पूरे राजस्थान के हर इलाके की फील इसमें आनी चाहिए, इसलिए उन्होंने पूरे राजस्थानी भाषा को, राजस्थान की भाषा को राजस्थानी नाम ही दिया। और उसका पहली बार साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन है, वैज्ञानिक विभाजन है, ये वैज्ञानिक विभाजन भी इन्होंने ही पहली बार हमारी भाषा का किया। ये तो था हमारे राजस्थानी शब्द के बारे में। ऐसे ही एक और शब्द आता है और बहुत बार हम पढ़ते हैं, कई बार इसका क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हमारा इस टॉपिक से इसका लिंक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। राजपुताना शब्द, आप राजपुताना शब्द के बारे में पढ़ते हैं, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राजपुताना शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो देखो, पहली बार इसका मौखिक प्रयोग करने वाला, पहली बार मौखिक रूप से इस शब्द का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था, ये तो थे मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिस्टर जॉर्ज जो थॉमस हैं, जॉर्ज थॉमस ने
1805 में 1805 में एक मिलिट्री ऑफिसर थे राजपुताना के अंदर। इन्होंने हमारे देश के लिए राजपुताना शब्द काम में लिया, लेकिन लिखित रूप में इसका प्रयोग करने वाले ये नहीं थे। लिखित प्रयोग इस शब्द का पहली बार जो करता है वो इन्हीं के दोस्त करते हैं, और इनके उस दोस्त का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। और दोस्तों, जो मिस्टर विलियम फ्रैंकलिन थे, विलियम फ्रैंकलिन, इस विलियम फ्रैंकलिन ने ही पहली बार हमारी भाषा के लिए, जो राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, विलियम फ्रैंकलिन ने। और ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं करीब 1815 ईस्वी में। एक ग्रंथ लिखते हैं, एक इनकी किताब लिखी इन्होंने, और जो ग्रंथ इन्होंने लिखा उसका नाम था मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक में इन्होंने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। चलो लगे हाथ हम एक बात और कर लेते हैं। आपको याद होगा कि हमारे लिए जो राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला कौन था? राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो देखिए, राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले जो पहले व्यक्ति थे हमारे लिए, ये थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, और तुम सब जानते हो इस व्यक्ति को तो करीब करीब जो भी राजस्थान पढ़ता है वो सभी लोग जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री भी इनको कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास के जनक भी इनको कहा जाता है। फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री इनको कहा जाता है। और इनकी जो रचना है, इनकी एक किताब है, ग्रंथ है, उस रचना का नाम तुम सब लोग जानते हो, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम से ही पता चल रहा है। इसी पुस्तक के अंदर मिस्टर कर्नल जेम्स टोड ने हमारे राज्य के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, राजस्थान शब्द काम में लिया। तो दोस्तों, ये 4-5 शब्द हैं, ये अच्छी तरह से आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मरु भाषा के बारे में बात की अपन ने, मारवाड़ी के बारे में बात की है, राजस्थानी शब्द के बारे में बात की है, राजपुताना और राजस्थान। वैसे राजस्थाना जो शब्द है उसका प्रयोग भी कर्नल जेम्स टोड ही करता है। राजस्थाना शब्द का एक और शब्द है राजस्थाना शब्द, ये भी जो शब्द का इस्तेमाल करने वाले हैं मिस्टर कर्नल जेम्स टोड ही हैं। इन बातों के अलावा अब हमारा आगे जो टॉपिक बढ़ता है वो ये बढ़ता है कि हमारी जो राजस्थानी जो बोलियां हैं, राजस्थानी भाषा है, इन राजस्थानी भाषा का विकास कैसे होगा, राजस्थानी भाषा का विकास कैसे होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बारे में ये बताया गया है कि 1961 की जो जनगणना है, इस 1961 की जनगणना में ये बताया गया था कि राजस्थान में करीब 73 बोलियां बोली जाती है। 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां कितनी हैं, तो ये बताई गई है 73 बोलियां राजस्थान के अंदर बोली जाती हैं। ये 1961 का जो कैंसस यानी जो जनगणना है, इस जनगणना के अंदर ये बातें बताई गई है। अब ये जो 73 बोलियां हैं, इन सब का मूल अपन जानते हैं राजस्थानी है। सबके मानक बोली राजस्थानी में भी मारवाड़ी है। तो ये राजस्थानी बोली का विकास कैसे हुआ,
इसका उद्भव कहाँ से हुआ, इसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और एग्जाम के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो मैं चाहूंगा कि ये आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। दोस्तों, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं आप आसानी से इनको एक बार इनको देखिए, आप इनको पढ़िए, और आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इनका क्या कर सकते हो, पूरा का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर ये मिल जाएंगी, एक तरह से आपके ये नोट्स बन जाएंगे। और आप देखना एग्जाम के अंदर, चाहे आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं, हर एग्जाम में आपको यहां से 1 से 2 क्वेश्चन मिलने वाला है, आपका 1 से 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 1961 जनगणना क्षेत्र बोलियां बताई गई है। अब यहां पर ये बात करेंगे कि भैया हमारी राजस्थानी है, हमारी जो राजस्थानी बोली है, इस राजस्थानी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है, ये उद्भव किस प्रकार से हुआ, राजस्थानी भाषा के उद्भव के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थानी भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ, देखो यहाँ उद्भव की बात करते हैं तो एक बात पर तो सभी सहमत हैं, सभी ये बात तो मानते हैं कि राजस्थानी की जो उत्पत्ति होती है, ये राजस्थान की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है, यानी कि उसकी उत्पत्ति अपभ्रंश से उत्पत्ति या उद्भव, अपभ्रंश से हमारी भाषा का उद्भव हुआ है। ये जो बात कर रहा है, ये बात तो कह रहे हैं, ये जो बात उद्भव की बात कर रहे हैं, ये तो सभी मानते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्भव जो है ये अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश का मतलब होता है तोड़ मरोड़ कर, किसी चीज का जो टूटा फूटा जो भाग होता है ना किसी बोली का, किसी भाषा का, वही कहलाता है उसका अपभ्रंश। जैसे मूल शब्द है राउठड़, लेकिन हम उसको बोलते हैं राठौड़। मूल शब्द है राष्ट्र सैनी, लेकिन राष्ट्र सेना देवी, लेकिन हम उसको राठासन देवी बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम शब्दों को तोड़ मरोड़ देते हैं, मूल शब्द का छोटा रूप बना देते हैं, जो बोलने में बड़ा आसान हो, बोलने के अंदर क्या हो, आसान हो। तो हर भाषा का ये अपभ्रंश होता है, ये हर भाषा का होता है, चाहे वो कोई सी भी भाषा हो, हर भाषा का आपको अपभ्रंश जरूर मिलेगा। तो हमारे के लिए कहा यह गया है कि भैया राजस्थानी की तो उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। अब कम वक्त बात यहां पर अटकती है कि कौन से अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। अपभ्रंश भी कई हैं, अलग अलग अपभ्रंश हैं। जैसे कुछ कहते हैं भाई साहब शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, तो कुछ कहते हैं ना यार फालतू की बकवास मत करो, ये तो नागर अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। तो कुछ कहते हैं यार जमा नहीं भाई, जहां तक हम समझते हैं इसका विकास तो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ। तो कोई कह देता है कि सौराष्ट्रीय नहीं, इसका उद्भव तो गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस विद्वान ने इसकी उत्पत्ति किससे बताई है, किस विद्वान ने हमारी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से बताई है, ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो यहां देखो ये तो अपभ्रंश है और ये हमारे विद्वान का नाम अपन लिखेंगे। जैसे सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा है शौरसेनी अपभ्रंश। ये शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ, ये बताने वाले विद्वान कौन है। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो तुम्हारे जहन में एक नाम आना चाहिए, महावीर प्रसाद शर्मा। महावीर प्रसाद शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार हमारी राजस्थानी का जो उद्भव हुआ है ये हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश। और इसी बात के ऊपर आगे जो मोहर लगाने वाला दूसरा विद्वान है ये है हमारे एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी साहब भी यही कहते हैं
कि शौरसेनी अपभ्रंश से ही राजस्थानी का उद्भव हुआ है। फिर बात आती है नागर अपभ्रंश। तो नागर मिस्टर गियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जॉर्ज अब्राहम, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। ये जॉर्ज अब्राहम गियर्सन कहते हैं कि भैया इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है। यही नहीं, हमारे एक और विद्वान हैं मिस्टर पुरुषोत्तम मेनारिया। तो पुरुषोत्तम मेनारिया भी यही कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है। अब बात आती है सौराष्ट्र से। तो सौराष्ट्र से इसकी उत्पत्ति मानने वाले हैं सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार इसकी उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानी जाती है। साथ ही इस बात का जो सुनीति कुमार चटर्जी इसको सौराष्ट्रीय मानते हैं। फिर बात आती है गुर्जरी अपभ्रंश से कि भैया गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। ये मानने वाले एक तो है हमारे मोतीलाल जी मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया, और दूसरे जो व्यक्ति इसका समर्थन करते हैं यह है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जिसको हम शॉर्ट में के.एम. मुंशी लिखते हैं। तो मोतीलाल जी मेनारिया और के.एम. मुंशी, इन दोनों के अनुसार हमारी भाषा की जो उत्पत्ति होती है वो गुर्जरी अपभ्रंश से होती है। तो ये चारों अच्छी तरीके से आप याद रख लेना, शौरसेनी, नागर, सौराष्ट्री और गुर्जरी। यहां देखिए आप, शौरसेनी महावीर प्रसाद शर्मा, सौर जी शर्मा, इधर नागरी से गियर्सन और सौराष्ट्री से सुनीति, गुर्जरी से इसमें मोतीलाल जी मेनारिया और के.एम. मुंशी। आसानी से आप इसको याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। दूसरा, अब ये तो बता ही दिया, कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में सीधा सीधा, या तो आपको सुमेलित करा लेगा, थोड़ा सा टफ देगा तो, या फिर पूछ लेगा कि भाई राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है किस विद्वान के अनुसार। आगे चार ऑप्शन देगा, तब आपको वहां पर ध्यान रखना है। नागर है तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है, गुर्जरी है तो मोतीलाल जी मेनारिया है, सौराष्ट्रीय तो सुनीति कुमार चटर्जी हैं, और अगर शौरसेनी है तो महावीर प्रसाद जी शर्मा, और महावीर प्रसाद शर्मा के साथ साथ एल.पी. टेसीटोरी, इन्होंने भी हमारी जो बोली है इसको क्या बताया है, इसको शौरसेनी अपभ्रंश की उत्पत्ति बताई है। अब दोस्तों यहां इसके आगे की अपन बात करते हैं, तो आगे एक बात और आती है। यहां जो मोतीलाल जी मेनारिया है, मोतीलाल मेनारिया ने हमारी राजस्थानी का उद्भव का पूरा एक चार्ट प्रस्तुत किया है, जिसको बोला जाता है भाषा वृक्ष, मोतीलाल मेनारिया का भाषा वृक्ष। और माय डियर, ये भी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल जी जो मेनारिया हैं, इनका जो राजस्थानी के उद्भव के लिए जो भाषा वृक्ष इन्होंने बताया है, ये भाषा वृक्ष कैसा है इसकी हम यहां पर चर्चा करेंगे। देखिए, मोतीलाल मेनारिया जी की बात करते हैं तो ये सबसे पहले एक बात कहते हैं, ये कहते हैं साहब हमारी भारत में जो भी बोलियां बोली जाती हैं ये भारोपीय भाषा परिवार का समूह है, भारोपीय परिवार समूह की भाषा की बोलियां है, परिवार समूह है, भारोपीय परिवार समूह है। एक्चुअल में भारोपीय परिवार भाषा समूह
इस शब्द का प्रयोग मैक्स मुलर ने किया था। और मैक्स मुलर ये सिद्ध करना चाहता था कि आर्यों की जो उत्पत्ति हुई है, चाहे वो यूरोप के आर्य हो, चाहे वो भारत के आर्य हो, इनकी उत्पत्ति एक ही स्थान से हुई है, एक ही जगह से इनकी उत्पत्ति हुई है, और इसका साक्ष्य इनकी बोली है। वैसे भी हम जानते हैं कि आर्य जो शब्द है ये एक भाषा मूलक शब्द है, ना कि जाति सूचक शब्द है। ये भाषा सूचक शब्द है, जाति सूचक शब्द नहीं है। यानी आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और ये श्रेष्ठ जाति से नहीं, ये श्रेष्ठ है भाषा से, यानी उत्तम भाषा बोलने वाले आर्य कहलाए। तो हमारे मैक्स मुलर जी ये कहा करते थे, उनका यही था विचार कि यूरोप के भाषाएं और भारत की भाषाओं में साम्यता है। हमारी संस्कृत, इटालियन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, अंग्रेजी, आप इनका देखोगे तो इनका उद्भव एक स्थान से हुआ है। इनके प्रारंभिक जो शब्द हैं वो एक जैसे ही हैं, इनका एक्सेंट ही थोड़ा बहुत बदला है और ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे देखो, हम बोलते हैं पितृ, संस्कृत में बोल दिया जाता है पितृ, अंग्रेजी में बोलते हैं इसका फादर। अब पितृ और फादर में आप देखोगे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फादर। इसी को बोल दिया जाता है फेदर। इसी को अगर जर्मनी में बोलोगे तो बोल देंगे वेदर। तो वेदर, फेदर, फादर और पितृ, आप देख लो एक श्रृंखला ही है। ऐसे ही माता के बारे में मातृ, मदर, मेटर। तो ये जो बताया उन्होंने कि उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, बस बाद में एक्सेंट बदलता गया और एक्सेंट के कारण से ये अलग अलग भाषाएं बन गई हैं, जबकि सबकी उत्पत्ति बहुरूपीय परिवार समूह से मानी है। और ये शब्द देने वाले थे मिस्टर मैक्स मुलर। मिस्टर मैक्स मुलर ने हमारी भाषाओं के लिए जिस समूह का प्रयोग किया, जिस शब्द का प्रयोग किया, उसको बोला गया बहुरूपीय परिवार भाषा समूह, भारत और यूरोप की भाषा। फिर देखो, मोतीलाल मेहराज जी कहते हैं कि इस बहुरूपीय परिवार समूह में से एक भाषा निकली आर्य भाषा, आर्यों की भाषा। और हम जानते हैं हम सब आर्य ही हैं, तो हम आर्य पुत्र पुत्रें कहलाते हैं। आर्यों की जो मूल भाषा है ये थी वैदिक संस्कृत। ये थी वैदिक संस्कृत, यानी कि आर्य की जो भाषा हमारी यहां पर बोली जाती थी वैदिक काल में, ये भाषा बोली जाती थी वैदिक संस्कृत। फिर वैदिक जो संस्कृत है यही दो पार्ट में बढ़ती है। इसका एक पार्ट, इससे एक तो उद्भव होता है पाली भाषा का, तो एक उद्भव हो रहा है, वो तो हो रहा है पाली भाषा का। दूसरा वैदिक संस्कृत से जो होता है ये होता है लौकिक संस्कृत का, लौकिक संस्कृत का, लौकिक संस्कृत का। इधर पाली और इधर लौकिक संस्कृत। जो पाली है ये पाली से बनती है प्राकृत, और प्राकृत देखो तीन है, एक इसमें शौरसेनी है प्राकृत, इसी में एक शौरसेनी, दूसरी आप देखोगे तो मागधी है, और तीसरी आप यहां पर देखोगे तो तीसरी महाराष्ट्री, महाराष्ट्री प्राकृत। तो कुल मिला के प्राकृत जो है तीन हो गई, शौरसेनी, मागधी और तीसरी हो जाती है महाराष्ट्री, महाराष्ट्री प्राकृत। ये जो शौरसेनी प्राकृत है, शौरसेनी प्राकृत है, इससे बनती है अपभ्रंश, इससे बनती है अपभ्रंश। और आप देखोगे ये अपभ्रंश भी अलग अलग है। जैसे यहां से अपभ्रंश की बात करेंगे तो पूरी एक श्रृंखला शुरू होगी अपभ्रंश में। जैसे मैं सबसे पहले लिख लूं, ये तो गुजरी अपभ्रंश, गुजरी अपभ्रंश। और दूसरा अपभ्रंश जो यहां से है ये हमारा शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश
होने को दोस्तों, या और भी सारे अपभ्रंश है। अभी हम दो अपभ्रंश की बात कर रहे हैं, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक गुर्जरी अपभ्रंश और दूसरा शौरसेनी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश से दो बोलियां निकली, इससे एक तो निकलती है हमारी राजस्थानी, एक तो निकली हमारी राजस्थानी, और दूसरी यहां से जो निकलती है यह है गुजराती। यानी कि राजस्थानी और गुजराती का उद्भव लगभग एक साथ ही होता है, और दोनों के दोनों गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। दोनों के दोनों जो मानी जाती है वो गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। और दोस्तों शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति मानी जाती है हिंदी की, यानी हिंदी जो भाषा है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है शौरसेनी अपभ्रंश से। तो एक बार देख लीजिए वापस, हमने बात किया मोतीलाल मेनारिया का राजस्थानी भाषा वृक्ष, राजस्थानी भाषा उद्भव, ठीक है ना। राजस्थानी भाषा का किस प्रकार से उद्भव होता है इसका उन्होंने एक भाषा वृक्ष बताया। सबसे पहले कहा कि ये बहुरूपीय परिवार समूह की भाषा है, यहां से आर्यों की भाषा निकली, आर्यों से वैदिक संस्कृत निकली। आपको मालूम है हमारी सभी भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृति है। हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, जितनी भाषाएं हमारी, लगभग भाषाओं की जननी किसको माना जाता है? संस्कृत को ही माना जाता है। हमारी मूल भाषा ही कौन सी थी? संस्कृत थी। हाँ, अब चूंकि ये एक कलिश संस्कृत थी, देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली संस्कृत थी, ये आम जन को समझ में नहीं आती थी, तो आगे चलकर ये दो भागों में बट गई। एक तो इसका आम रूप हो गया पाली, और दूसरा हो गया इसका लौकिक संस्कृत। तो बड़े पढ़े लिखे लोग उस वक्त लौकिक संस्कृत बोला करते थे और आम लोग बोला करते थे पाली। फिर पाली है, उससे बना प्राकृत। पाली का जैसे आप बात करेंगे, अपन जब बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो बौद्ध अधिकांश असो जो महात्मा बुद्ध के काल की जो भाषा थी, महात्मा बुद्ध के काल के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो अधिकांश पाली के अंदर ही लिखे गए। और पाली के बाद में बनते पर ये प्राकृत जो स्थानीय लोगों की भाषा थी, वहां के जो जनमानस की भाषा थी। और प्राकृत के अलग अलग तीन रूप हो गए, शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्र प्राकृत। इनमें से शौरसेनी प्राकृत से अपभ्रंश का उत्पत्ति हुई। उस अपभ्रंश को हमने एक को गुजराती अपभ्रंश बोला और एक को बोला शौरसेनी अपभ्रंश बोला। जो गुजरी अपभ्रंश है इससे दो बोलियां निकली, एक हमारी राजस्थानी और दूसरी गुजराती, जबकि शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी का उद्भव हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो पूरा था ये था हमारा मोतीलाल मेनारिया द्वारा प्रस्तुत किया गया भाषा वृक्ष। मोतीलाल मेनारिया ने हमारी राजस्थानी भाषा के लिए जो एक चार्ट दिया है वो चार्ट इस प्रकार से दिया है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ध्यान रखें, मुख्य रूप से आपको अगर सारी चीजें याद नहीं हो तो ये जरूर याद कर लेना कि भाई पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में उसका शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश से गुजरी अपभ्रंश, और गुजरी से हो जाते हैं हमारी राजस्थानी। यानी कि एक पूरी श्रृंखला आप ऐसे बना सकते हो कि हमारी जैसे पाली है, पाली के बाद में आप उसमें पाली के बाद में शौरसेनी प्राकृत कर सकते हो, शौरसेनी प्राकृत ये कर सकते हो। शौरसेनी प्राकृत के बाद में आप इसमें गुजरी अपभ्रंश कर सकते हैं, गुजरी अपभ्रंश कर सकते हैं। और गुजरी अपभ्रंश से इससे आप कर सकते हो आप हमारी राजस्थानी का उद्भव। ये शॉर्ट के अंदर हमारे मोतीलाल मेनारिया द्वारा प्रस्तुत किया गया एक भाषा वृक्ष हो जाएगा। अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा भाषा के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम पढ़ेंगे हमारी राजस्थानी भाषा का उसका विकास किस क्रम से ये भाषा आगे बढ़ती है। जैसे प्रारंभ में अपभ्रंश रूप में बोली जा रही है, गुजराती का प्रभाव है, फिर गुजराती का प्रभाव समाप्त होगा, साउथर्न उसका एक राजस्थानी अपनी मूल रूप में बोली जाएगी जो प्राचीन राजस्थानी होगी, मध्य राजस्थानी होगी, फिर अर्वाचीन यानी कि आधुनिक राजस्थानी जो हमारी लगभग 18वीं सदी के लगभग से शुरू होती है और वर्तमान तक चल रही है।
हम इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। आपने जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और एलपी टेस्टोरी साहब ने जो हमारी भाषा का वैज्ञानिक जो हमारी भाषा का वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकरण को भी अपन समझेंगे। एग्जाम में उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।